मेरा जो जन्मभूमि है कोचस, तो वहाँ पे कल सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक लोग इस कड़ी धूप में सिलेंडर के लिए रोड पे लाइन लगाए हुए थे। ये मत कहिए ना देशद्रोही हो जाइएगा, अभी तो आपका कम उम्र है। सर, भोजपुरी जगत में आपका पसंदीदा कोई कलाकार? पवन सिंह अच्छा गाते हैं, उनका अच्छा गला है। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे। सासरा में एक नए हॉस्पिटल जिसका नाम था मॉडल हॉस्पिटल का स्थापना हुआ। मंगल पांडे जी आए थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ, लेकिन सर अभी तक उसको पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया है। देखिए, एक बार मैं हॉस्पिटल की कहानी बताना चाहता हूँ। बगल में ही एक बच्ची की डेथ हो गया, तो मैं इसी सर्किट हाउस में बैठा था, मैं हॉस्पिटल में चला गया उस बच्ची से मिलने। गजब गजब मीडिया में चलाने लगे, मनोज कुमार सांसद बिना प्रोटोकॉल के चले गए। अब मेरा घर की बच्ची मरी है, अब प्रोटोकॉल लेना है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार, जो कि अब जेडीयू नेता हैं, वो आजकल खूब चर्चे में हैं। तो क्या आप उनको हमारे बिहार की फ्यूचर देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं, जेडीयू ज्वाइन किए, मेरा शुभकामना है वो आगे बढ़ें। राहुल गांधी जी के साथ आपकी कोई ऐसी यादगार मीटिंग जो आप शेयर करना पसंद करते? राहुल गांधी जी इसी सासाराम के धरती पर आए थे और उस समय मैं कुछ लोगों से व्यक्त किया था इच्छा कि मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने कहा था कि मुझे मिला दीजिए, और व्यक्ति बोला अरे आप रहिए भाई, बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, नहीं मिला। मैं उस दिन मैंने एक और चुनौती लिया था कि राहुल गांधी जी से मैं कभी नहीं मिलूंगा, राहुल गांधी जी जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं उनसे मिलूंगा। सर, जब पर्यटक स्थल बढ़ती हैं तो वहाँ पे रोजगार भी बढ़ती हैं। सही बात है। देखिए, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है ना। एक अपडेट आपको मैं बताना चाहता हूँ, 3 से 4 करोड़ लोग बिहार को छोड़ के चला गया। सर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? झुकने का ना डर हो, ना लालच का हो नाम, जनता की सेवा करना है इनका काम। सासाराम संसदीय क्षेत्र की ताकत भी है और जनता की अभिमान। कांग्रेस के नेता है ये और पंजा है इनका निशान, और जो अपनी जनता के बारे में सोचते हैं सुबह शाम। जी हाँ, इनका पूरा नाम है मनोज कुमार राम। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक श्रीवास्तव, लोग मुझे प्यार से चीकू भी जानते हैं। लोग इन्हें सासाराम की शान कहते हैं, जनता जनार्दन अपनी पहचान कहते हैं, और हर युवाओं के दिल में बसने वाले ये वो सांसद हैं जिन्हें प्यार से सासाराम के लोग मनोज कुमार राम जी कहते हैं। जी हाँ, इतने शहर से तो आप समझ ही लिए होंगे कि आज के इस पॉडकास्ट के हम लोग के गेस्ट कौन है। हमारे सासाराम लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री मनोज कुमार राम जी का मैं अपने इस पॉडकास्ट पे स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हम लोग को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको भी। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपनी जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते तो आप दे सकते हैं। देखिए, आज मेरे तरफ से सबसे बड़ी संदेश ये है कि मैं चिक्कू ही कह लूँ आपको। थैंक यू। कि आप इतने कम उम्र में और इस प्रकार के समाज में आप आए और समाज में इस प्रकार के कामों को कर रहे हैं। और मैं देखा कुछ और आपके चैनल पर कुछ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मैं सांसद हूँ, मैं भी आया, तो ये बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है और मेरे तरफ से आपको शुभकामना है। ईश्वर और आपको दीर्घायु दे और आप अच्छा करें। और ख़ास तौर पर खुशी की बात यह है कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र से हैं, तो मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि दिन दुना रात चौगुना, जो भी आप ये पॉडकास्ट करते हैं, आपका जो भी चैनल का नाम है, मैं पहला बार आपसे मिला हूँ, लेकिन मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि हमारे क्षेत्रवासियों को ऐसी जो नौजवान पीढ़ी है, इस प्रकार से जो नौजवान पीढ़ी और आगे बढ़े। और बहुत सारा क्षेत्र है, ये मीडिया वाला क्षेत्र है जिसमें आप बढ़ रहे हैं, और आने वाला दिन में मैं ईश्वर से विनती करूंगा कि बड़े बड़े जो कुर्सियां हैं उस पे यहाँ के नौजवान साथी जाएं। मेरा शुभकामना है आपको, आपके चैनल को, और आपके जितने भी साथी हैं, आप सभी, आपके जितने भी स्टाफ हैं, साथी हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जो लोग हमारे पार्लियामेंट, जो लोग आपके माध्यम से मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को सादर नमस्कार। चूँकि सासाराम का पार्लियामेंट का जनता मेरे लिए भगवान है, तो कुछ कहने से पहले भगवान को तो सादर नमस्कार बोलना ही है। तो मेरे तरफ से सादर नमस्कार। जो लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को, माताएं, बहनें, भाई, सभी लोगों को सादर नमस्कार।
सर जैसा कि आपके जीवन में इतने डाउनफॉल आए, इतने अपवर्ड्स हैं, तो मैं और हम सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे सांसद महोदय जी का राजनीतिक सफर की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? देखिए, राजनीतिक सफ़र का जो शुरुआत हुआ उससे पहले की थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता दूं। मेरे पिताजी 3 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। पहाड़ में अगर आप जाइएगा, कैमूर पहाड़ है, भभुआ कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर ब्लॉक है, एक छोटा सा गांव है पहाड़ के सटे हुए, पहाड़ के नीचे उस गांव का तराव है जहां मेरे बाप दादा परदादा रहे। तो मेरे पिताजी 3 साल के जब थे, बहुत छोटे थे, उसी समय मेरे दादा दादी का देहांत हो गया। मेरे दादाजी और मेरे दादी पहाड़ पे भैंस और ये सब चराते थे, तो उसी में मतलब मुझे आइडिया नहीं, मेरे पिताजी कहते थे वो लोग गए और उसी पर उनका मतलब वो लोग डेथ कर गए। 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी अनाथ हो गए। और कभी मतलब वो मुझे जब बताते थे तो लगता था कि नहीं, मतलब किस प्रकार से आज भी हजारों मिलियंस लोग जो हैं सफ़र करते हैं। कहानी वो है, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी बहुत बार मतलब मुझे ले करके बीडीओ के पास में गए, मुखिया के पास में गए, और जब कभी भी मुखिया और बीडीओ के पास में जाते थे उनका एक ही मांग होता था, और वो मांग ये होता था, एक मुझे बस इंदिरा आवास, उस समय कॉलोनी बोलते थे, इंदिरा आवास मुझे दे दीजिए ताकि मेरा बेटा पढ़ता है, और इसका जो किताब है, चूंकि बरसात का समय होता था तो मड़ई का मेरा घर था, तो वो पानी बरसता था तो किताब मेरा भीग जाता, तो उस समय बड़ी मैं रोता था। तो मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी जाते थे मुझे लेके जाते थे। मुझे लेके इसलिए जाते थे कि मतलब बीडीओ साहब मुझे देखेंगे तो तरस आएगा, मुखिया जी देखेंगे तो मुझे तरस आएगा और मुझे एक कॉलोनी दे देंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे पिताजी को आजीवन कॉलोनी नहीं मिला। एक बार 1995 में मुखिया जी ने, मेरे गांव के मुखिया जी ने कहा कि फलाना अनकापरी तोरा के मिली कॉलोनी, लेकिन उस बार भी लोगों ने लिस्ट से नाम हटा दिया, काट दिया। आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी का जब नाम कट गया लिस्ट से, तो मेरे पिताजी बैठे हुए थे, मतलब खाट पे बैठे हुए थे और रो रहे थे, नाम कट गया। इस बार उनको बड़ा आशा था, चूंकि मुखिया जी पहले बोल दिए थे कि इस बार मिलेगा, और उस दिन जिस दिन बोले थे मुखिया जी कि आपको इस बार मिलेगा, फलाना तारा के अनकापरी मिलेगा ये कॉलोनी, उस दिन मेरे पिताजी को लगा कि दुनिया के सबसे पहला अगर मेरे पिताजी खुश थे तो उस दिन खुश थे। मेरी माता जी भी पूछी, शाम में हम लोग खाना खा रहे थे, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी से पूछी मेरी माता जी कि काहे खुश हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आज मुखिया जी हम लोग को बोल दिए, जिनको कॉलोनी देना है वही बोल दिया कॉलोनी के लिए, तब तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया लिस्ट से, मेरे पिताजी को कॉलोनी नहीं मिला। सच्चाई ये है, उस दिन मेरे पिताजी रो रहे थे और मैं आया कहीं से खेलते हुए, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं पूछा काहे रो रहे हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा इस बार भी लोगों ने लिस्ट से नाम काट दिया, मुझे कॉलोनी अब नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हारा अभागा बाप हूँ कि मैं तुझे एक घर नहीं दे सका। तो मतलब वो कहानी थी। तो मेरे पिताजी मेरे कंधे पर रख करके ये बातें कह रहे थे। तो मेरे पिताजी ने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं मुखिया और बीडीओ के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा कभी भी मुखिया बीडीओ के पास नहीं जाऊंगा, मैं आज कसम खाता हूं। अब तुझे एक काम करना होगा, तुझे पढ़ना होगा। तो अब मैं तो जाता ही था सरकारी स्कूल में पढ़ने, तो मैंने बोला कि बाबूजी मैं तो स्कूलिया में जाता ही हूँ पढ़ने, पर नहीं बेटा और पढ़ना होगा। उन्होंने, और चूंकि भावनाओं में वो रो रहे थे, मैं उनके भावनाओं को समझ नहीं सका, तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब मैं 24 आवर काम करूंगा, लेकिन अब आपको ही मेरा तकदीर और तस्वीर आप ही है। तो मेरे पिताजी ने भीख मांग करके नमक रोटी खा करके, देखिए उन समाज के लिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ कि नमक रोटी खा के मुझे आज भी याद है, कभी कभी मेरे पिताजी दोपहर में घर लौटते थे तो खाना नहीं होता था घर में, तो पानी और नमक फाँक करके, पानी पी करके फिर से वापस काम करने चले जाते थे। उस गरीबी में मुझे उन्होंने ग्रेजुएशन पास कराया। मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जेएमसी कॉलेज से, और उसके बाद भी मेरे पिताजी का हौसला नहीं थका, बोले और पढ़ना है। तो मैं एमआरडी में, मास्टर रूलर ऑफ डेवलपमेंट में मेरा एडमिशन कराया। हालांकि मैं फंस गया, मेरे पास में जब लास्ट एग्जाम आ गया था तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं फार्म भर सकूं। फंसने के लिए तो मैं इंटरमीडिएट में भी फंसा था, लेकिन पिताजी ने मतलब उतना मुझे पढ़ाया, मेरे लिए गर्व की बात है। और आज की कहानी ये है, आपने पूछा कि आप राजनीति में कैसे आए, तो
एक बार मेरे पिताजी जगजीवन राम जी का वो जो तस्वीर था अपने पॉकेट में रखे थे, जी। पैसा उनका भींज गया, 2-4 रुपया था, पैसा भींज गया था, लेकिन वो जो तस्वीर था नहीं भींजा था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा था कि मैं यही बनूंगा, जगजीवन राम बनूंगा। तो मेरे पिताजी बोले नाना ये बहुत बड़े आदमी थे। तो वहाँ से आई गॉट विजन फ्रॉम देयर। मैं जरूर, मतलब मैं गरीब का बेटा हूँ, लेकिन मेरे पास जो दर्शन, मेरे पास जो विजन था वो सांसद बनने का था। मैंने कभी भी, आप पता कर लीजिएगा, मैं कभी भी पंचायती चुनाव नहीं लड़ा, कभी भी विधायकी नहीं लड़ा। बिल्कुल। विधायक का चुनाव मैं बहुत पहले लड़ गया होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस जिला का भी चेयरमैन जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काउंसिल का, मतलब जिला पार्षद का, वो मेरी भवा है, छोटे भाई का वाइफ है। और मेरे बड़े भाई हैं जो ब्लॉक प्रमुख है, सबको मैंने ही बनाया, मेरे द्वारा चेहरा पर बना। तो मैं देखिए, मैं वहां से आया, मेरे पास एकमात्र दर्शन था, सांसद मुझे बनना है, और आई हैव डन माय विजन, नाउ आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, और सासाराम पार्लियामेंट के सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐतिहासिक वोट, जितना वोट मैं लाया उतना वोट आप गूगल में सर्च करके अभी भी देख सकते हैं, उतना वोट कोई नहीं लाया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक मजदूर का बेटा, एक अनाथ का बेटा, एक अनाथ बाप का बेटा इतना बड़ा अचीवमेंट इस जगह में इतिहास लिखने का काम किया। अब आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये आपका अंतिम है, एक बार के बाद दोबारा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। इसी चीजों को लेकर के मैं जिंदगी भर जी सकता हूँ। एक गरीब बाप का बेटा को सांसद, मतलब प्रथम सदन, पंचायत का प्रथम सदन में मैं गया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। अच्छा सर, हर सफल व्यक्ति के पीछे, उसकी सफलता के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? देखिए, मेरे सफलता के पीछे मेरा मतलब पूरा परिवार रहा। परिवार का मतलब मेरी वाइफ रही, मेरे छोटे भाई रहे, मेरे मतलब मेरा परिवार रहा। मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई साहब जो हैं वो छोटे उम्र में, जब वो 12-13 साल के थे, 15 साल के थे, उस समय उन्होंने माटी और ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। और नाथुपुर गांव में जब वो छोटे थे तभी वहाँ मतलब कुछ बड़े लोगों के घर में ट्रैक्टर चलाने लगे, उन्होंने भी मदद किया मुझे पढ़ाने के लिए। तो पूरा परिवार, वाइफ, छोटे भाई का मदद रहा और यहाँ तक मैं पहुँचा। आपके इस राजनीतिक दुनिया में आने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, मेन उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, चूँकि ये जो विजन था ना, मैंने अपने पिताजी से प्राप्त किया था। मेरे पिताजी ने मुझसे, जब दुनिया से जा रहे थे तो उस समय उनके साथ मैं बैठा था, तो मेरे पिताजी ने कहा, 2-3 बात उन्होंने प्रॉमिस करवाया कि बेटा इस मतलब मैं तो चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन 2-3 चीज़ जरूर, अगर आप कुछ करना है, आगे बढ़ना, तो 2-3 चीज़ करना। मेरे पिताजी ने कहा कि अगर कभी हो सके तो मेरे जैसे अनाथ बच्चे बहुत सारे हैं, उनको जरूर गरीब लोगों को मदद करना। तो मैं उसी दिन संकल्प लिया था कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जो गरीब हैं, जिनके पास में भोजन नहीं है और जो मतलब मुख्य धारा से वंचित हैं, उनके लिए मैं काम करूँगा। और दो और प्रॉमिस कराए। अब उनकी वो भावना था, उन्होंने कहा कि बेटा कभी नशा मत खाना। तो अगर आप मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जिंदगी में, मेरे पिताजी ने संकल्प कराया था कि नशा मत खाना, गलत काम मत करना, तो इन सारे चीज़ों को मैं लेकर के चलता हूँ। और ये मेरे लिए सौभाग्य है कि बीकर सेक्शन, चाहे सभी जाति, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, जो बीकर सेक्शन है उसके लिए मेरे पास दिल है। और मैं प्रत्येक दिन जीतने के बाद लगभग हजारों गांव से ज़्यादा, हजारों जगहों से ज़्यादा मैं चला। आज भी मैं, अगर यहाँ मैं बैठा हूँ तो 5 से 6 जगह आकर के मैं बैठा हूँ, शक्ति था उसमें। सर, आप जब पहली बार चुनाव लड़ने का आपके मन में विचार आया, तो उस समय पे आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन कर रहा था? देखिए, सपोर्ट तो मैंने पहले बोला कि मेरा परिवार का सपोर्ट रहा मेरे साथ में, लेकिन उसके साथ साथ समाज में बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र हैं जिन्होंने मुझे मदद किया। सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे, अगर नाम का लिस्ट लीजिएगा तो अब नाम, बहुत सारा नाम हो जाएगा। इसलिए सामाजिक जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सासाराम पार्लियामेंट के, बिहार प्रदेश के और अलग अलग जगह के, सभी लोगों ने मदद किया। इस आपके चुनावी सफर में आपको मेन किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? देखिए, सबसे बड़ा जो चुनौती है ना हमारा देश में, अगर आप मुझसे पूछिएगा जी, तो ये धर्म जाति वाला जो चुनौती है ना, वो बहुत बहुत मतलब, इसका मतलब प्रत्येक दिन हम सफ़र करते हैं और इस बातों से हम सफ़र करते हैं कि मतलब जिस देश में, जो देश का
जो स्ट्रक्चर है इतना सुंदर है, बनावटें इतनी सुंदर हैं, लेकिन उस देश में मतलब आज भी 74, 75, 76 साल आज हो भी गया। होता है जातिवाद? आज भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको मतलब हर जगह आप तो मीडिया से हैं तो आप तो सुनते ही होंगे। बिल्कुल। आपको बताएं, आप पूछे कि जातिवाद होता है, जी हाँ होता है। आज भी अभी भी आप राजस्थान का कहानी देख लीजिए। एक बच्चा घड़ा से पानी पी लिया, मतलब पढ़ रहा था, उसको प्यास लगा, पी लिया, उसको इसलिए मार के खत्म कर दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से था। तो देखिए इस पर बहुत सारी बात हो सकती है, हालांकि मैं तो धर्म जाति से ऊपर उठ के बात करता हूँ, लेकिन ये है जिसको लेकर के हम प्रत्येक दिन आज भी आपके साथ होता है? मतलब हम तो कह रहे हैं प्रत्येक दिन होता है, एक दिन ही, प्रत्येक दिन होता है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि आप अगर देखिएगा, अच्छा मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी मैं देखता हूँ कि गरीब लोग मतलब गरीब लोग परेशान रहते हैं, थाना में जाते हैं, भगा दिया जाता है, FIR नहीं लिखा जाता है। आज भी देखिए, आज भी अगर बढ़िया बड़े लोग चले जाएं CO और कर्मचारी के पास तो फटाफट उनका रसीद काटा जाता है। और वही गरीब चल जाए, सोमवार को आना, मंगलवार को आना, उस मंगलवार को क्या, उस मंगलवार को जाना, आज मीटिंग में जाना है, और वही कोई बड़ा आदमी चला गया फटाफट कट जा, उसको जाना भी नहीं है, घर कट के आ जाता है रसीद। गरीब ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी समाज में गरीब है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। बिल्कुल। गरीबों से अवैध धनराशि का भी डिमांड किया जाता ये है। तो रोज छापा मार रहा है लोग, आप तो सरकार को देखिए, रोज छापा मार रहा है, रोज पकड़ा रहे हैं, कभी CO, कभी लेखापाल, आप तो देख रहे हैं न्यूज में। बिल्कुल। एक वीडियो को भी अभी चर्चा हो रहा था, तो ये तो प्रत्येक दिन छापा मरा रहा है विजिलेंस और पकड़ रहा है लोगों को। सर, सासाराम लोकसभा क्षेत्र के लिए आपका कोई ऐसा काम जो आप आने वाले दिनों में कराना चाहते हैं? देखिए मतलब कराना चाहते नहीं, कुछ हो रहा है। जैसे मैंने, आपको पता होगा कि मुंडेश्वरी और वहाँ से लेकर के जो आ रहा रेलवे लाइन था, उसके लिए हम लोगों ने सदन में आवाज़ भी उठाया, मेरा वीडियो भी है, जी। और ऑलमोस्ट वो मतलब सेंक्शन हो चुका है, मैं मीडिया के माध्यम से मैं देखा। और इस सदन में चूंकि आज मुझे फिर निकलना है, कल से मेरा सदन है, तो कल पहला नंबर पर मेरा क्वेश्चन है, तो पर्यटन को लेकर भी मैं बोल रहा हूँ जितना, चूंकि ये जो सासाराम पार्लियामेंट का जो बनावट है, बड़ा खूबसूरत बनावट है देश भर में। जी। मैदानी भाग हैं, पहाड़ी भाग हैं, पहाड़ों पर बहुत सारे कुंड हैं, झरने हैं, बहुत सारे हमारा ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर हैं, इन सारे को लेकर के पर्यटक स्थल बनाने के लिए कल मैं सवाल, पहला मेरा नंबर पर है, सवाल कल रेज करूंगा। सर, हमारे सासाराम लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे पर्यटक की जगह है, लेकिन वहाँ सिर्फ कमी है तो विकास की। हाँ, इसको लेकर के कल मैं सदन में बोल रहा हूँ। नंबर पहला पर मेरा स्टार में क्वेश्चन है, मैं मंत्री महोदय जी से कल मैं पूछूंगा, पूरा देश सुनेगा और आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल। सर, एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो दर्शन है, चूँकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, और अम्बेडकरवादी के साथ साथ जो बाबा साहब ने कहा था, टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज, मतलब शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो अगर हमारे पास में कुछ है तो शिक्षा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारा तकदीर तस्वीर बदल सकता है तो एकमात्र शिक्षा है जिसके द्वारा हमारा तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो इसके लिए प्लान, देखिए मेरे पास प्लान पूछिएगा तो शिक्षा प्रायोरिटी है। आज भी मैं गांव-गांव घूमता हूं, और मैं दिशा का चेयरमैन भी हूं कैमूर जिला का, और यहाँ का उप चेयरमैन भी। तो जब भी हमारे 3 महीना पर बैठक होता है तो प्रत्येक शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर में मैं ये सब चर्चा करता हूँ, कहाँ कमी है उसको बताने का काम करता हूँ। सर, जब पर्यटक स्थल बढ़ती हैं तो वहाँ पे रोजगार भी बढ़ती हैं। सही बात है। देखिए, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है ना। एक अपडेट आपको मैं बताना चाहता हूँ। अपडेट है ये है कि 3 से 4 करोड़ लोग बिहार को छोड़ के चला गया। क्यों? उसका कारण ये है, ये सरकार का अपडेट है, उसका कारण ये है कि यहाँ कोई रोजगार का संसाधन नहीं है। आज भी मैं 4 जगह से आ रहा हूँ, मतलब जो गुजरात में हमारे भाई काम कर रहे थे और केमिकल फैक्ट्री में मतलब गटर साफ करने गए, और एक डूब रहा था, एक कूदा वो भी मतलब डूबने लगा, फिर तीसरा कूदा वो भी डूबने लगा, चौथा कूदा वो भी डूबने लगा, अब एक जो 5वां बचा वो बोला मैं भी कूदूंगा, मैं भी डूबने लगूंगा, वो हल्ला किया, तब तक 4 लोग डेथ कर गए थे। ये आपका यहाँ का एक लड़का गिरधरिया शिवसागर का था, 2 लड़के कपस्तियाँ के थे, एक लड़का अभी घोटियाँ, मैं मिल के आ रहा हूँ। घोटियाँ अभी मतलब यहाँ गिरधरिया शिवसागर में जा रहा हूँ, यहाँ के बाद जाऊँगा। तो बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर पर्यटक स्थल यहाँ डेवलप किया जाए, लाखों सैलानी यहाँ आते हैं,
आज भी मैं देखा पूरा गुप्तादम जाने के लिए, मेरा तो घर ही वहाँ है कुदरा, तो मतलब लाखों लोग आते हैं हर साल। तो अगर इसको डेवलप किया जाए, आज देखिए करमचट बांध पर आइए, वहां पर वो जो नाव है, बोट है, लाया गया, बहुत सारा इनकम हो रहा है। बिल्कुल इनकम जो जनरेशन का जो प्रक्रिया है वहां देख सकते हैं आप। तो अगर हम वो पर्यटक स्थल को डेवलप करेंगे तो उसमें सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि रोहतासगढ़ किले में पिछले 2 सालों से रोपवे निर्माण का कार्य चल रहा था और उसके प्रति हमारे पूरे रोहतास वासियों के मन में बड़े बड़े सपने थे। खुद मेरे सपने थे कि मैं भी उस पे एक बार जाके उसको एक्सपीरियंस लूंगा, लेकिन हम सारे रोहतास वासियों का सपना और उन 2 सालों का विकास कार्य मिट्टी में मिल गया ट्रायल के दिन ही। करप्शन का माथे चढ़ गया, उसमें तो सीधा सामने में करप्शन दिखाई दिया। वहाँ के लोगों मैं गया था अभी जस्ट, रोपवे जब गिरा तो उसके बाद मैं गया था घूमने, लोगों से मैं बातचीत कर रहा था। तो लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो कहने का मतलब लोग बता रहे थे कि पिलर जो था एकदम गंदा उसको किया गया था, जो जो वो टूल्स मंगाया गया था वो भी एकदम थर्ड क्वालिटी का था। और वो तो मतलब ईश्वर का कृपा है, मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को कि मतलब कोई उस पर यात्रा नहीं किया, ट्रायल में ही वो जो होना था। ट्रायल में ही वो जो होना था हो गया। तो आप देख सकते हैं मतलब करप्शन जो है ना चरम सीमा पर है। और एक चीज और, मतलब उसका जांच पब्लिक जानना चाहता है कि वो गिरा, क्या हुआ, कैसे गिरा, उसका बारे, उसके आगे क्या हुआ, मतलब सरकार क्या किया, आज तक उसके बारे में कोई जानकारी चर्चा नहीं, नहीं हुआ। कोई चर्चा नहीं है। आपको अब ये बात सरकार के लोगों से पूछना चाहिए आपको कि क्यों, उसके आगे क्या हुआ, आपने एक्शन क्या लिया, आपको पता चला, कोई एक्शन हुआ? नहीं, जो टेंडर लिया था, ठेकेदार लिया था, उसका कभी पेपर ऊपर में नाम आया, सब गायब। उसको बुलाया गया? अब मतलब इसी बात को यदि हम लोग उठाएं तो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे। बिल्कुल। एलपीजी चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। अब सदन में आपने देखा मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एलपीजी कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, बगल में मंत्री, संसदीय मंत्री बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं क्रिटिकल सिचुएशन है, पक्ष विपक्ष जो एक साथ खड़ा होना चाहिए। मीडिया दिखा रहा है कि 50 से 60 रुपए घर वाला गैस बढ़ गया, गैस सिलेंडर, और कमर्शियल 110-15 रुपया बढ़ गया। और यहाँ पर सरकार क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जनता, मैं यहाँ क्षेत्र में हूँ ना, जनता यहाँ परेशान है एलपीजी को लेके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्मभूमि है कोचस, मैं तो अपनी जन्मभूमि देख सकता हूँ। तो वहाँ पे कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम रात के 7 बजे तक लोग इस कड़ी धूप में सिलेंडर के लिए रोड पे लाइन लगाए हुए थे। ये मत कहिए ना देशद्रोही हो जाइएगा, अभी तो आपका कम उम्र है, बिल्कुल। नहीं तो लोग आपको देशद्रोही घोषित कर देगा और हो सकता है कि आपका मीडिया पर भी आँच आ जाए। ये सरकार के विरोध में मत बोलिए, ये हम लोग को खाली बोलने दीजिए। मतलब आप अगर सही बता रहे हैं तो देशद्रोही हैं। सरकार का जितना बड़ाई कर लीजिए बहुत अच्छी बात, लेकिन सरकार को यदि आईना दिखाने का, ये तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने कम उम्र में आप जो रियलिटी है उसको आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो जो यदि आप सही काम सही अगर दिखाना चाहेंगे आईना सरकार को, तो सरकार उस दिन आपको देशद्रोही घोषित कर देगा, मीडिया को आपका बंद कर देगा। लेकिन इससे हटिएगा मत, बहुत सारे पत्रकार आज भी बिल्कुल देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं। पहले देश है, देश रहेगा तब ना आप रहिएगा, हम रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सही बातों को बताने का काम किया, और कम से कम सरकार का नजर तो खोले। सर, जो रोपवे टूटा वहां पे आपको किसकी गलती लगी? देखिए सरकार, होता क्या है आपको पता नहीं, टेंडर इतना करोड़ का हो गया, 12 से 13 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ का टेंडर हो गया। अब जैसे टेंडर होता है तो अंदरूनी क्या होता है, कितना किसको जाएगा, पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद उसी में गिर गया, उसी में ये करप्शन का माथे चढ़ गया। ठेकेदार जो होता है वो सोचता है कितना हम बचा लें, कितना कम में हम डेवलप कर दें, तो बचेगा, बचाइएगा, तब तो गड़बड़ होगा ना। उसी का वो, मैं तो बोला बस में ना, करप्शन का पहाड़ चढ़ गया, माथे चढ़ गया। और मतलब उसके बाद क्या हुआ, एक्शन ये जनता जानना चाहता है। मैं आपको कह रहा हूं, ये पहला सवाल होगा जब मैं बैठूंगा यहाँ दिशा का, जब मीटिंग होगी तो पहला मेरा सवाल होगा जो पूछने का काम मैं करूंगा। और इस पर यदि स्पष्ट नहीं आया जवाब तो मैं चिट्ठी लिखूंगा भारत सरकार को भी और यहाँ स्टेट को भी, जी पक्का लिखूंगा। मैं बस वेट कर रहा हूं कि जानकारी मुझे क्लियर मिल जाए। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में एक गांव आता है जिसका नाम है कोचस, और मैं खुद वहीं से बिलोंग करता हूँ। और सर, वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है जो पोखरा के बीचों बीच में है, लेकिन सर वहाँ पे व्यवस्था की, विकास की बहुत कमी है। देखिए क्या व्यवस्था चाहिए, क्या विकास चाहिए, विकास के लिए तो हम लोग हैं। बिल्कुल। तो आप एक मतलब आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ क्या करना चाहिए।
आप मुझे बता दीजिएगा, उसके ऊपर में ज़रूर मैं काम करूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम किया जाएगा उसके ऊपर। सर, अगर आप एक सांसद नहीं होते तो आज आप क्या होते? मैं पहले भी टीचर था। आप मैं टीचर? मतलब बड़ा टीचर नहीं थे और स्कूल में सरकारी टीचर नहीं थे। हाँ। लेकिन अगर आप देखिएगा हम लोग की कहानी, तो जैसे मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था और उसके बाद मैट्रिक पास किया मैं आवासीय विद्यालय खुदरा से, और उसके बाद मैं जब घर आया इंटरमीडिएट, हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं था और मतलब रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बगल में कॉलेज था तो उसी में जेएमसी में मैं पढ़ रहा था। तो मैं कॉलेज में पढ़ता भी था और घर में आकर के 100 से 150 बच्चा को शाम सुबह पढ़ाता भी था। एक सरदा हमारे भाई हैं, एक बड़े भाई महेंद्र गुरुजी, और हम दोनों लोग मिलके उस कोचिंग को खोले थे और अपने टोले के और अपने गांव के बच्चों को हम लोग सुबह शाम पढ़ाते थे। तो मैं पहले भी मतलब पहले भी मैं शिक्षा के प्रति प्राथमिकता था मेरा पहला, और आज भी है। तो मतलब क्या होते ये तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन कुछ तो होते। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे सांसद महोदय जी आज सांसद नहीं होते तो वो कहीं ना कहीं एक टीचर होते। नहीं मतलब हम ये नहीं कह रहे, मैं करता था जो आपकी अब हॉबी टीचर होता। मेरा जो विजन था मैंने आपको बता दिया। मेरा विजन जो था, आई टुक चैलेंज फ्रॉम माय फादर, और मैंने अपने पिताजी से बोला था कि मैं सांसद बनूंगा। मेरा जो विजन था वो तो सांसद बनने का था। सर, आपको खाली समय में क्या करना पसंद है? देखिए खाली समय में मैं किताब पढ़ता हूँ। खाली समय में मैं, देखिए संविधान अगर आपको हो सकता है जानकारी हो या नहीं, आर्टिकल्स कितना है, अनुसूचियाँ कितना है, भाग कितना है, मुझे लग रहा है आपको भी जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि मैंने तो पहले कहा ईश्वर आपके जीवन को और लंबा उम्र दे, तो आप जब भी बैठिए बड़े बड़े, देखिए पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना, विद्वान होते हैं। हम लोग प्रथम सदन में बैठते हैं संसद में, मेरा जो है फर्स्ट टाइमर मैं एमपी बना हूँ, तो वहाँ जब मैं बैठता हूँ ना, तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं। तो एक ललक होती है कि मतलब वहाँ तो रूल नियम से बात होता है ना, कानून तो हम ही लोग बनाते हैं। तो मतलब फ्री टाइम में मैं बुक पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ कि कैसे कैसे किस भाग, अगर अनुसूचियाँ कितनी है, भाग कितना है, आर्टिकल्स अगर 395 है तो कौन कौन सा है, किस आर्टिकल्स में कौन सा रूल है, कौन सा प्रावधान है, तो इन सारी चीज़ों को सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन उन सब में से 6, बहुत सारा नहीं, 6। 6, तो उन सब में से आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है? 6 है, पूरा 6 है। 6 है। और 6 विधानसभा का लोगों, 6 विधानसभा जो है ना, उन सभी विधानसभा के लोगों ने मुझे मदद किया, और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने, मतलब मुझे जो मदद करने वाले लोग हैं। आज भी अगर ये दरवाज़ा खोलिएगा ना, तो आप देख लीजिएगा सामने में ब्राह्मण समाज से भी लोग हैं, राजपूत समाज से भी लोग हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, बैकवर्ड समाज, सब लोग बैठे हैं। अभी वहाँ मिलके ही मैंने उनके साथ चाय पी करके इधर आया आपके साथ। सर, बचपन में आप शरारती छात्र हुआ करते थे या बचपन में देखिए मैं शरारती नहीं था, क्योंकि बचपन में मैं शुरू से ही, आपको पता होना चाहिए, मैं अपने पूरा जनरेशन में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैट्रिक पास किया। तो देखिए हम तो बड़ी नज़दीक से, मैं शरारती नहीं था, मैं बचपन से ही नम्र था। बचपन से ही बहुत सारा लोग स्कूल में भी, आपने बहुत सारा लोग स्कूल में भी हमें बोल देते थे, गाली दे देते थे, लोग मार देते थे, लेकिन मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था। मैं कभी किसी को नहीं बोला। आज भी मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगा, वो दोस्त सब बड़े हो गए हैं, लेकिन जो जो लोगों ने मुझे मारा है, आज भी उनका नाम, आज भी वो मुझसे मिलते हैं तो गले लगाते हैं कि यार तुम शुरू से नम्र हो और शुरू से तुम गाली सुनते हो। मैं इस बातों का गम नहीं है मुझे कि मुझे कौन मारा, कौन गाली दिया। समाज में जब हम आते हैं ना, तो ये मान के आते हैं कि हमें गाली सुनना है, हमें मार खाना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग लेके आते हैं। और मैं तो पहले से नम्र रहा आज तक। अगर आप मेरा जीवन उठा के देख लीजिएगा, हाँ पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तेज था, लेकिन मेरे छात्र भी आपके माध्यम से सुनेंगे, मेरे जो दोस्त थे, बिल्कुल क्लास फेलो लोग थे, वो सुनेंगे, तो मैं ठीक ठाक था। और मैं कभी झगड़ा और ये सब शरारती में मैं नहीं था, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था ना, और पहनने के लिए कुछ नहीं था। हम लोग तो मतलब बड़ा कष्ट से मैं यहाँ तक आया हूँ। सर, उस समय आपका पसंदीदा खेल कौन सा हुआ करता था? खेलते थे हम लोग वही वो लकड़ी वाला बैट बना करके, और फुटबॉल भी खेलता था मैं, और लकड़ी वाला बैट, और उस समय वो ईंटा बिछा करके और वो खली वाला जो बॉल था उसे खेलते थे हम लोग। वो तो मतलब लंबा समय हो गया, वो मतलब 2000 से 95 से पहले की कहानी है। आपकी कोई पसंदीदा फिल्म जो आप बताना चाहते हो?
भैया फिल्म मैं बहुत देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ जैसे दुर्गा पूजा में लोग फिल्म दिखाते थे। तो एक माता मतलब सती अनसुईया का कहानी था, तो वो भी एक मतलब वो मेरा पसंद था। और आज बहुत सारे नए नए फिल्म आते हैं, तो मतलब फिल्म मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं देखता, मैं देखा हूँ, लेकिन बहुत टाइम उधर मैं नहीं बिताया हूँ। ऐसा नहीं होता है कि किसी हॉल में जा कर के मैं मतलब नहीं यूज टू मतलब प्रत्येक दिन जाना है हॉल में फिल्म देखना है, वो मेरे अंदर नहीं था। चूंकि मैं संघर्ष से निकला हूँ, तो फिल्म देखा हूँ। पसंदीदा किस फिल्म को मैं बताऊँ, अब ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन कहने का मतलब मैं फ़िल्म देखा हूँ और सभी फ़िल्म मेरे लिए ठीक थे। पसंदीदा में 1-2 फ़िल्म थे, जैसे उस समय शोले वोले फ़िल्म था, तो वो सब हम लोग देखे हुए थे। सर भोजपुरी जगत में आपका पसंदीदा कोई कलाकार? सब हैं भाई। सब? मतलब जिनकी पवन सिंह अच्छा गाते हैं, उनका अच्छा गला है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। खेसारी लाल यादव जी को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत सारी मतलब लेडीज़ लोग, बहन लोग भी गा रही हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो भोजपुरी में तो बहुत सारे कलाकार हैं आज जो दुनिया में छाए हुए हैं भारत के साथ-साथ। तो मतलब हम तो ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारा इसी तरह और कलाकार और निकले, बड़े-बड़े कलाकार निकले बिहार से हम लोग को भी। और सदन में भी अगर आप जाइएगा तो मनोज तिवारी जी मेरे साथी हैं, सदन सांसद हैं, रवि किशन जी हैं, तो मतलब हम लोग तो रोज़ हाय हेलो होता है। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया था? देखिए मेरे माता जी जिला अध्यक्ष थी और उससे भी पहले मैंने आपको एक कहानी बताया इसी पॉडकास्ट में कि बाबू जगजीवन राम जी जो थे, मतलब हमारे बाप दादा परदादा सब उनके अनुयायी रहे हैं और मेरे माता जी भी महिला सेल की जिला अध्यक्ष थी। तो मतलब कुछ दिनों के लिए मैं ज़रूर कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिक्स शुरू नहीं किया। मेरा पॉलिटिक्स जो शुरू हुआ मानवर कांसीराम साहब का विचारधारा को लेकर के मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया था। लेकिन बाद में 2020 में मैं कांग्रेस में आया और फिर उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ जननायक राहुल गांधी जी को और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिन्होंने मुझे मेरे जैसे गरीब आदमी को लोगों ने टिकट दिया। हाँ, आज अगर जाइएगा समाज में तो लोग यही कहेगा कि अब मनोज कुमार गरीब थोड़ी नहीं है, लेकिन एक समय मैं गरीब था। सच्चाई यही है कि एक समय मैं बहुत गरीब था। आज जरूर मैं सांसद हूं, तो जो मैं तो कह रहा हूं मैं गरीब नहीं हूं। आप अपने पार्टी के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मेरा पार्टी का फ्यूचर है। एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। ऐसे ही लोग कह रहे थे जब देश हमारा गुलाम था, तो लोगों में चर्चा यही था कि अब देश आजाद नहीं होगा, मतलब अब और हम ज्यादा 200 साल तक तो हम मतलब सहन किए और हमें वर्षों तक सहन करना पड़ेगा। उसी समय कांग्रेस पार्टी आगे आई और बहुत सारा लोगों ने खून पसीना बहाया और देश को आजाद करा के दिखाया। ये जो पार्टी बना है ना कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी उन शहीदों के खून पसीना से बना है। और मैं इस बातों को कभी नहीं मान सकता अगर कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई। नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो बना है ना शहीदों का खून पसीना से बना है, ये पार्टी कभी नहीं समाप्त हो सकता, कभी भी नहीं होगा। पृथ्वी सूरज चांद जब तक रहेगा कांग्रेस पार्टी रहेगा, जिसको समाप्त नहीं कर सकता। सर अगर फ्यूचर में आपके पार्टी को मौका मिलता है और लीडरशिप चूज करनी है, तो आपके हिसाब से राहुल गांधी जी को आप चूज करेंगे या फिर प्रियंका गांधी जी को? नहीं, आज भी लीडर हैं राहुल गांधी जी, विपक्ष के एलओपी हैं हमारे। अगर पीएम बनने का मौका मिले तो मतलब एकदम आपकी मैं तो आज भी कह रहा हूं कि अगर आप मुझसे पूछिएगा तो दुर्भाग्य है हमारी कि ऐसा क्वालिफाइड व्यक्ति जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, इंग्लिश का ज्ञाता हो, बिल्कुल इतना क्वालिफाइड व्यक्ति आज भी प्रधानमंत्री का सफर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए सफर कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस बातों की गम नहीं है, क्योंकि हम महापुरुषों से सीखे, हमारी सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की जो लड़ाई है ना, वो जारी रहेगा। संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग साथ में खड़े हैं। सर राहुल गांधी जी के साथ आपकी कोई ऐसी यादगार मीटिंग जो आप शेयर करना पसंद करते? देखिए राहुल गांधी जी के साथ चूंकि सदन में है तो हमारी मीटिंग हमेशा होती है, लेकिन एक कहानी मैं बताना चाहूँगा, आपको भी जानना चाहिए। राहुल गांधी जी इसी सासाराम के धरती पर आए थे और उस समय मैं कुछ लोगों से व्यक्त किया था इच्छा कि मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों ने नहीं मिलाया, मैं नहीं मिला, क्योंकि उस समय हमारी मतलब बहुत बड़ा पहचान नहीं था।
लोगों ने मुझे नहीं मिलाया। लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने कहा था कि मुझे मिला दीजिए, और व्यक्ति बोला अरे आप ये भाई बहुत लोग बड़े बड़े लोग हैं मिलने वाले, उनसे उनके पास टाइम नहीं है, नहीं मिला मैं। लेकिन रोड पे खड़ा रहा, इसी रोड पे मैं खड़ा रहा। उस दिन मैंने एक और चुनौती लिया था कि राहुल गांधी जी से अब मैं कभी नहीं मिलूंगा, राहुल गांधी जी जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं उनसे मिलूंगा। तो मैं इसकी कहानी भी एक है। मैं जब सांसद बना तो मैं सदन में गया, तो सभी नए जितने भी सांसद बन करके आए थे राहुल गांधी जी बुला रहे थे, उस लिस्ट में मैं भी था। तो ये बात मैंने राहुल गांधी जी को भी बोला कि आपसे मैं मिलना चाह रहा था बहुत दिनों से, लेकिन मैं नहीं मिला। और मैंने एक बार चुनौती लिया था, सासाराम में थे, तो मैंने चुनौती लिया था कि मैं अब आपसे मैं नहीं मिलना चाहूँगा, जब आप बुलाएंगे मुझे तभी मैं मिलूंगा। तो आज वो दिन मैं पूरा किया। मुझे उन्होंने उत्साहित किया था। उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन यही था, उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि यू हैव डन वेरी गुड जॉब। और ऐसे ऐसे चुनौती लेने की जरूरत है मनोज जी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे नेता जो है ना, एनर्जेटिक नेता है। जब हम लोग बैठते हैं उनके साथ तो लगता है कि मतलब गर्व से भर जाते हैं कि हमारे नेता जो हैं बहुत बड़े मतलब ऊंचे सोच वाले हैं। सर हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? देखिए, मतलब हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस पोस्ट पे हैं जी। वो पोस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में होने के नाते जैसे आपने कहा ना एलपीजी के ऊपर में, तो वो तो हम बताते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन व्यक्तिगत यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है। अगर आप मुझसे पूछिएगा, यहाँ विचारधारा को लेकर के लड़ाई है और रहेगा, हमेशा लड़ते रहेंगे हम लोग। लेकिन व्यक्तिगत मेरी लड़ाई उनसे कोई नहीं है। व्यक्तिगत वो जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। अगर आपको लगता हो कि हम लोग विपक्ष में हैं, उनसे नफरत करते हैं, नहीं। आज भी आइएगा सदन में, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सांसद हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सब लोग हम लोग बैठ के एक टेबल पर चाय पीते हैं। और वही जाकर के फिर सदन में अगर आप देखिएगा तो वहाँ उनके विपक्ष में हम बोलते हैं, हमारे विपक्ष में वो बोलते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं तो आकर के कैंटीन में हम लोग चाय पीते हैं। तो देखिए, यहाँ राजनीति में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं, उनको हम पसंद करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन विचारधारा की लड़ाई उनके साथ चलती रहेगी, और सदन में भी मतलब ये सब सारा आईना हम लोग दिखाते रहेंगे। तो सर आपके पसंदीदा नेता कौन है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी। ये आपके लिए बहुत आसान सवाल था। राहुल गांधी जी हैं। और महिला में नेता पूछेंगे तो मतलब बहन मायावती जी को भी मैं दिल से मानता हूँ। बिल्कुल, आपने शुरुआत पहले की। मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर आप मतलब एक और नेता को पूछेंगे तो बहन मायावती जी हमारी पसंदीदा हैं। उनसे मैंने पॉलिटिक्स सीखा है, आगे बढ़ा। मानव कांसीराम साहब का विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का विचारधारा को मैंने अपनाया। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार, जो कि अब जेडीयू नेता हैं, वो आजकल खूब चर्चे में है। तो क्या आप उनको हमारे बिहार की फ्यूचर देखते हैं? अब देखिए, मतलब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं, जेडीयू ज्वाइन किए, मेरा शुभकामना है वो आगे बढ़ें। हर व्यक्ति बिहार का फ्यूचर बने, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। उनको ही क्यों, मतलब करोड़ों जो हमारे युवा हैं, सब फ्यूचर है हमारे, और उसके साथ साथ हमारे निशांत जी भी फ्यूचर है, एकदम है, क्यों नहीं है। हम तो ईश्वर से विनती करते हैं कि अभी वो पॉलिटिकल यात्रा शुरू किए हैं, आने वाला दिन में बढ़िया करें, उनका पिताजी का जो सपना है उसको पूरा करें। बिल्कुल, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा भी दिया है। दिया नहीं है, मतलब अभी राज्यसभा सांसद वो के लिए उन्होंने पर्चा भरा है, और अभी इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं। अब कल क्या होगा पॉलिटिक्स में कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अगर आप इस बातों को अगर पूछना चाहेंगे कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब राज्यसभा सांसद कल, मतलब कल चुनाव है 16 तारीख को, तो अब कल डिसीजन होगा कौन क्या कैसे होता है। लेकिन कल उसके बाद क्या हो रहा है, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, उनके ऊपर में है। अगर सर ऐसा होता है तो आपके अनुसार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नहीं, वो इस्तीफा अगर देते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं तो सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो इसमें बिहार का सम्मान बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। देखिए, नीतीश जी को तो मतलब हम तो लाइक करते हैं जी। अच्छा उन्होंने काम किया है, डेवलप किया है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम विपक्ष में हैं तो नीतीश जी का विरोधक है, नहीं, कुछ अच्छा काम किए हैं। सही बात। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनको जितना जल्दी हो सके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए। अच्छा सर, चुनाव प्रचार में आपके लिए सबसे ज्यादा टॉप मोमेंट क्या था?
देखिए, चुनाव प्रचार में अगर पूछेंगे तो मेरे मेरे एक छोटा सा मैं कहानी बताऊंगा। मेरे साथ जितना टीम था ना, सब गरीबों का टीम था। एक रात मैं लौट करके आया फील्ड से, तो एक गरीब भाई, मतलब गरीब नहीं कहेंगे, हमारे मित्र थे, और वो आए। मैंने उनको 200-300 रुपया मेरे पॉकेट में था, तो मैंने बोला भैया ले लीजिए, सब्जी उब्जी ले लीजिएगा। वो भाई मुड़ करके मुझे क्या बोला पता है? कि सर का मतलब फटाक कुर्ता पहना हुआ था, तो उसने कहा कि का हमको गरीब समझ रहे हैं का, कि आप 200 रुपया दे रहे हैं मुझे? मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको MP बना के 200 रुपया लूँगा। तो मैं उस भाई का नाम नहीं बताऊंगा। उसने मुझे कहा कि सब मत बताइएगा सर, नहीं तो हंसते हैं लोग हमारे ऊपर। मैंने एक दो जगह नाम बता दिया था। तो मतलब ऐसे लोगों का टीम था। तो मेरा उस दिन दिल टूट गया कि वाह, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, कुर्ता फटा है उसके बावजूद भी एक भाई चुनौती है कि नहीं, मनोज जी को सांसद बनाना, ऐसा टीम मुझे फिर आपने दिया था उनको? मैं आज तो मतलब मेरे साथ अभी भी मेरे साथ हैं, तो उनको मैं वो जो कहे कि ये बना दीजिए वो बना दीजिए, समाज के लिए मैंने बनाया। और जरूर अब तो मतलब मेरे पास जो होगा मैं उनको दूंगा। बिल्कुल सर, आपसे मिलने से पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था कि मैं कल हमारे महोदय सांसद जी से हम लोग मिलने वाले हैं, तो लोग बड़े ही एक्साइटेड हुए और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं पूछ सकता हूँ? नहीं, देखिए, क्वेश्चन पूछने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आखिर अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? बिल्कुल मतलब हम MP है ना। सही बात है। अगर कुछ उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी होगा, मुझे पता है, तो क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैं स्वागत करता हूँ, पूछिए। सर सासाराम में आज से ठीक 7 महीने पहले सासाराम में एक नए हॉस्पिटल जिसका नाम था मॉडल हॉस्पिटल का स्थापना हुआ। मंगल पांडे जी आए थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ, लेकिन सर अभी तक उसको पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया है। देखिए, एक बार मैं हॉस्पिटल की कहानी बताना चाहता हूँ। बगल में ही एक बच्ची की डेथ हो गया। मैं यहीं बैठा था, ICU में भर्ती थी, बच्ची का डेथ हो गया। तो मैं इसी सर्किट हाउस में बैठा था, मैं हॉस्पिटल में चला गया, और हॉस्पिटल में चला गया उस बच्ची से मिलने। और डॉक्टर लोगों को थोड़ा सा मैंने पूछा कि आप मतलब कैसे हो गए? कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं था। तो मैं थोड़ा सा मैं बोला है कि मतलब अगर आप एक्टिव होते तो उसकी बच्ची की जान नहीं जाती। पहाड़ टूट गया भाई, गजब पहाड़ टूट गया। यहाँ मीडिया वाले बंधु भी सुनेंगे, गजब गजब मीडिया में चलाने लगे, मनोज कुमार सांसद बिना प्रोटोकॉल के चले गए। अब मेरा घर की बच्ची मरी है, अब प्रोटोकॉल लेना है? हॉस्पिटल में चले गए, जूता लगा के चले गए, मतलब पहाड़ टूट गया। मैं देख रहा था, कुछ लोग तो घोषित कर दिए कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब मैं देखा, कुछ लोग घोषित कर दिया कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब ये पागल हैं। कुछ लोग तो पागल बनाया, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं। मतलब ये सब तो चलते रहा। मैंने तो बोला ना कि लोग हमारे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे तो किसके ऊपर? और ये भी हमारे लिए सौभाग्य है। तो देखिए, मैं भी कह रहा हूं कि जो बिल्डिंग बना, आप बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं हो, एक भी दवाई नहीं हो, वो बिल्डिंग किस काम का? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, यही सब सवाल हम लोग जब उठाते हैं ना, तो हम लोग देशद्रोही हैं। यही कारण है। जनता के लिए मैं उस दिन हॉस्पिटल में गया था कि मैं कुछ सुधार करूं, लेकिन यहाँ के कुछ मीडिया बंधु को अच्छा नहीं लगा। देखिए, मीडिया बंधु को मैं भी देखता हूँ, बड़े बड़े चैनल के साथ हम लोग बैठते हैं। मीडिया बंधु लोगों को जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके आवाज उठाना चाहिए देश के लिए। आप लिख लीजिए कि मैं देश के लिए हूं, मैं किसी नेता के लिए नहीं हूं, मैं किसी मंत्री का नहीं हूं, मैं किसी सांसद का नहीं हूं। आज आपका जो लाइफ है ना, बड़ा लाइफ है। आज आप लिख लीजिए किताब में कि मैं सवाल पूछूंगा, देश के लिए पूछूंगा, मैं किसी सांसद का नहीं हूं, मैं किसी हाँ, हो सकता है बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, आपको भी चाहिए फाइनेंस। देखिए, अगर आप बढ़िया करने लगिएगा, मैं लिख के देता हूं कि फाइनेंस आपके पीछे दौड़ेगा। ये जब इससे ऊपर उठिएगा ना, मंत्री, सांसद, मैं भी सांसद हूं, जब इससे ऊपर उठिएगा ना, तो पैसा जो है ना आपके पीछे चलेगा। जरूर कुछ हमारे मित्र हैं जो कुछ पैसों में फंस करके किसी के हो जाते हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे मीडिया वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जिस दिन आप ऊपर उठिएगा, पैसा छोड़ दीजिए, पैसा हमारे पीछे, पैसा से हम नहीं बने हैं, पैसा हमसे बना है। अगर इस बातों को ठान लीजिएगा कि मुझे देश के लिए करना है, तो बहुत आगे बढ़िएगा। सर, एक छोटे से बच्चे हैं फंटूस, उनके द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि शेरशाह सूरी मकबरा जो हमारे सासाराम का धरोहर कहा जाता है, वहाँ पे व्यवस्था की कमी आ रही है। इस व्यवस्था को लेकर के कल मैं सदन में सवाल उठाऊंगा, पक्का पूछूंगा, क्योंकि मेरा पहला नंबर पर सवाल है। और पर्यटक स्थल को लेकर के सवाल है, मिनिस्टर साहब से मैं पूछूंगा, और वो भी मेरे लिस्ट में है। शेरशाह का दोनों मकबरा, पानी वाला रोजा और शुक्ल रोजा, दोनों का मैं सवाल पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे पॉडकास्ट किए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ देख के आपको कैसा लगा?
जितना मैंने पॉडकास्ट किया अभी तक, जितना मैंने इंटरव्यू दिया, आपसे बड़े उम्र वालों को मैंने दिया। आज मुझे इस बातों से अच्छा लग रहा है कि आप इतने कम उम्र में इतना एक्टिव हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। आज लिख लीजिए, मैं कह रहा हूं आने वाला 5 साल में खूब आप आगे बढ़िएगा। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आप सांसद से, विधायक से, ये मेरा क्षेत्र के आप मीडिया वाले हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा, आप जाति धर्म संप्रदाय, मैं बहुत सारा मीडिया वालों से मिलता हूं, धर्म जाति पर बात करते हैं, जाति धर्म संप्रदाय से आप ऊपर उठिए। व्यक्तिगत सांसद विधायक मंत्री का मत बनिएगा। बिल्कुल। देश के लिए आप आवाज उठाइए, आपका फ्यूचर बहुत आगे जाएगा। आप में वो क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं विनती करूंगा, धन्यवाद दूंगा आपके माता पिता को भी, और धन्यवाद दूंगा आपके परिवार को भी, जिन्होंने इस उम्र में आपको कहा और आपको मदद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। जितने सपोर्टर हैं, आपको और सपोर्ट करें। मेरी जहां जरूरत हो, आपको लगे कि सांसद जी की जरूरत है, सांसद जी मुझे कुछ मदद करें, तो मैं बेफिक्र बोलता हूं, मेरा भी मदद आपके साथ में खड़ा है, मैं खड़ा रहूंगा।